everyone, welcome back to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं? ध्यान से सुनो, आज हम किसी क्लास का कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आज हम कंप्यूटर बेस्ड एक ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रही हूं मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें एक्चुअल में जो कंप्यूटर्स में डेटा जनरेट होता है ना, उसको मैनेज किया जाता है। आपने सुना होगा कि कंप्यूटर से डेटा जनरेट होता है। आखिर ये डेटा होता क्या है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है? क्योंकि आजकल कंप्यूटर हर जगह यूज किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कंप्यूटर का यूज नहीं होता हो। और कंप्यूटर में बेसिकली जिसे ऑपरेट किया जाता है, जिसे स्टोर किया जाता है, वो डेटा ही होता है। तो डेटा को मैनेज करने के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है, जिस टेक्निक का, जिस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होता क्या है, यदि जानना चाहते हो तो सेशन में एंड तक बने रहना। शुरुआत से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में समझेंगे। एक बिगिनर्स गाइड के फॉर्मेट में मैं आज आपको डीबीएमएस के बारे में बताने वाली हूँ। यदि आपको बिल्कुल भी पता नहीं है डेटा क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, आखिर ये क्या टॉपिक है, क्यों कंप्यूटर में इसको यूज किया जाता है, जानना चाहते हो डिटेल में, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और यदि लाइक नहीं किया है वीडियो को तो सबसे पहले लाइक कर दो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या होता है। देखो भाई, कंप्यूटर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डेटा। बिना डेटा के कोई सा भी कंप्यूटर का डिवाइस काम नहीं करता है। आप कंप्यूटर में अपना नाम भी लिखते हो तो वो भी डेटा के फॉर्मेट में जाता है। सीपीयू उसको प्रोसेस करता है तो वो भी डेटा के फॉर्मेट में ही प्रोसेस करता है। मेमोरी में जाके यदि वो डेटा स्टोर होता है तो भी डेटा के फॉर्मेट में ही होता है। तो बेसिकली यदि डेटा की बात करें तो डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज यूजुअली मीनिंगलेस। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ध्यान रखना, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये बेसिकली आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई एमसीक्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा होता क्या है, तो डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो कि सीपीयू के थ्रू, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होते हैं और फिर इसको आप स्टोर करते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स का डेटा जनरेट होता है ना। वहीं यदि मैं बैंक की बात करूं तो बैंक में कस्टमर्स का डेटा जनरेट होता है। यदि मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट्स, इनका डेटा जनरेट होता है। यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में भी कस्टमर्स का डेटा जनरेट होता है। ठीक है। वहीं जो आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, सेल करते हो, प्रोडक्ट्स का डेटा होता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा फील्ड, कोई भी ऐसी चीज आज अछूती नहीं है जिसमें डेटा जनरेट ना होता हो, है ना। यदि आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो, यदि आप सोशल मीडिया भी यूज करते हो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, कोई सा भी एप्लीकेशन यूज करते हो, तो उसमें भी डेटा जनरेट होता है। और ये डेटा बिग डेटा कहलाता है, जो कि मैनेज किया जाता है बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, डेटा बेसिस के थ्रू। तो बस यहीं से डेटा बेसिस की हम शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले समझो कि सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, जैसे मैंने लिखा 8 9 5 6 3 4 2 9। अब आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, सपोज कि मैं इन नंबर्स को इस तरीके से डिफाइन करती हूँ कि 8 9 5 6 3 4 2 9। ओके, और अब मैं इसको इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ कि ये एक पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो पहले मैंने नंबर्स लिखे थे ये हो गए रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब आपने इसको बेसिकली प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके आपने ये बताया, ये इन्फॉर्म किया कि ये जो नंबर है ये क्या है, ये नंबर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, XYZ किसी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अब ये जो नंबर्स हैं, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो रॉ डेटा के फॉर्मेट में थे, अब वो एक इंफॉर्मेशन में बदल चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आप जो भी डेटा एंटर करते हो कंप्यूटर सिस्टम में, वो सिर्फ 0 एंड 1 में ही क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंटर इन टू दी सिस्टम, यदि आप कोई कस्टमर का डेटा एंटर करते हो, कोई अपना पोस्ट एंटर करते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, कोई मैसेज लिखते हो, कोई प्रोग्राम बनाते हो, वॉट एवर यू डू इन कंप्यूटर सिस्टम ना, वो सब इंटरनली 0 एंड 1 में जाता है और इसी फॉर्मेट में प्रोसेस होता है। सीपीयू और सिस्टम समझता है तो सिर्फ 0 एंड 1 वाली लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे डिजिटल लैंग्वेज कहते हैं। और इस तरीके के डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में यूज किया जाता है डेटाबेस। ओके, तो आखिरकार ये डेटाबेस होता क्या है मैम? ध्यान से समझो, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। इन सारे डेटा को कलेक्टिवली जहां आप स्टोर करते हो ना, वो बेसिकली डेटाबेस कहलाता है, विच इज स्टोर्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और बेसिकली डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है भाई, वो सिस्टमैटिक मैनर में होता है। तो ये जो लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना कि डेटाबेस डेटा का कलेक्शन होता है, जहां पे आप डेटा को कलेक्टिवली स्टोर करते हो,
है ना। और वो भी डेटा ऐसा ही नहीं कहीं भी इधर उधर स्टोर हो जाएगा। डेटाबेस में भी डेटा एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में जाते हो, डिसिप्लिन्ड वे में जाते हो, यूनिफॉर्म वगैरह पहन कर प्रॉपर एक स्कूल के डेकोरम के अकॉर्डिंग मेंटेन होकर जाते हो। अंडरस्टैंड? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में स्कूल चले जाते हो। आप प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन रखते हो, स्कूल में भी डिसिप्लिन में भी रहते हो। बिल्कुल वैसे ही डेटाबेस में जो डेटा आता है ना, स्टोर होता है, वो एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है ना। तो अभी सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है? तो सिस्टमैटिक मैनर होता है कि जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में वो इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में होता है। ध्यान रखना किस फॉर्मेट में होता है डेटा? टैबुलर फॉर्मेट में। ओके अब फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैंने कहा कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के नाम, क्लास, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो आप कैसे मेंटेन करोगे? बकायदा इसी तरीके से मेंटेन करोगे कि नहीं? बताओ जल्दी से। ऐसे ही मेंटेन करोगे ना। यहाँ आप पहले कॉलम्स बना लोगे, यहाँ कॉलम्स में आप सबसे पहले लिखोगे स्टूडेंट का सीरियल नंबर या रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना। इस तरीके से आप कॉलम्स बनाते जाओगे और वन बाय वन एंट्री करते जाओगे। तो ये एक सही तरीका होता है जिसमें हम डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो बस डेटाबेस में भी इसी तरीके से डेटा को मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल सो दैट यू कैन रिट्राइव एंड मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डेटा। अब फॉर एग्जांपल मैंने सब कहा कि जो स्टूडेंट का रोल नंबर 105 है, भाई उस स्टूडेंट की मुझे पूरी डिटेल चाहिए। तो अब इस टेबल में से वो डिटेल को फाइंड आउट कर पाना कितना इजी होगा, है ना। और वहीं यदि आप इस इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में लिख देते हैं या कहीं भी किसी भी जगह किसी और तरीके से लिख देते हैं तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते? नहीं। तो टेबुलर डेटा में से किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना, सर्च कर पाना, मेंटेन कर पाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसीलिए डेटाबेस में जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो हम यहाँ पे टेबल का यूज करते हैं। और आप यहाँ पे एक से ज्यादा टेबल, मोर देन वन और मोर टेबल्स को यूज कर सकते हो। तो अब अल्टीमेटली यदि देखा जाए तो टेबल होती क्या है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। क्योंकि बेसिकली डेटाबेस में ना इन टर्मिनोलॉजीज के नाम से ही हम टेबल के कंपोनेंट्स को जानते हैं। तो सुनो, अ टेबल होल्ड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। देखो डेटाबेस में टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है और वो डेटा किस फॉर्मेट में होता है? इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में होता है। रोज आर रिफर्ड टू एज अ रिकॉर्ड्स। ठीक है, रोज को क्या कहते हैं? यहाँ पर रिकॉर्ड्स कहते हैं कि एक टेबल में जितनी भी वैल्यूज होगी वो सब रिकॉर्ड्स कहलाएगी। अ रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। कॉलम्स आर रिफर्ड टू एज अ फील्ड्स। कॉलम्स को क्या कहते हो आप? फील्ड्स कहते हो। और जो फील्ड्स हैं वो बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं कि वो किस रिकॉर्ड से रिलेटेड है, वो किस रिकॉर्ड के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट भी कहते हो, फील्ड्स भी कहते हो, ठीक है, और रो को आप रिकॉर्ड भी कहते हो। और एक और नाम होता है रो को यहाँ पे टपल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो, रो को यहाँ पर टपल भी कहा जाता है और रो को हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, कि एक टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। और वहीं यदि मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम को क्या कहते हो आप? फील्ड कहते हो। और कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी कहते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डेटा। ठीक है, तो वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो हर एक कॉलम के अंदर आप लिखते हो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा कहलाता है। क्लियर? तो इतना अच्छे से समझ में आ गया। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब यहाँ पे ना मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है जो आपको क्लियरली विजिबल हो रही होगी। ट्रांजैक्शन टेबल है। ये कौन सी टेबल है? ट्रांजैक्शन टेबल है, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और परचेज डेट उससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। तो आप यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, परचेज डेट, ये क्या है? ये बेसिकली कॉलम्स है जिन्हें आप फील्ड्स भी कह सकते हो, जिन्हें आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। और इन कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड्स हैं जो कि ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन को शो कर रहे हैं। ओके, तो 4 इंफॉर्मेशन हमने इन कॉलम की इनपुट की हुई है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा है कि एक टेबुलर डेटा हमने यहाँ क्रिएट किया है। तो बेसिकली यदि बात की जाए तो डेटाबेस की, तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, मींस कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। यहाँ पर आप एक या एक से ज्यादा टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हो। तो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आया। अब इस डेटाबेस को क्रिएट कैसे करें, कहाँ इस डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है मैम? तो यदि ये जानना चाहते हो तो आ जाओ आगे। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं।
ठीक है, देखो डेटाबेस में डेटा को स्टोर करते हैं। डेटा कहाँ स्टोर होता है डेटाबेस में? टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल्स में। अब ये टेबल्स क्रिएट कहाँ करोगे, ये डेटाबेस क्रिएट कहाँ करोगे? तो इसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी ना भाई। तो उस सॉफ्टवेयर को हम डीबीएमएस के नाम से जानते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, टेबुलर डेटाबेसेस को मैनेज करता है, वो कहलाता है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर that enables you to create, store, modify or extract information from a database. डेटाबेस यदि आपको क्रिएट करना है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप ये सब काम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हो। इट अलाउज डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एक्सेस द सेम डेटाबेस कॉन्करेंटली। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के मैंने यहाँ पे आइकन्स लगाए हुए हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट का है ना, वहीं ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस बेस, ये लिब्रे ऑफिस ओपन ऑफिस के बेस सॉफ्टवेयर है। ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, जो बेसिकली डेटाबेस क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है। माई एसक्यूएल, यदि आप और एडवांस सॉफ्टवेयर पे जाते हो तो माई एसक्यूएल बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है। ऑरेकल भी इसी की कैटेगरी में आता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछ लिया जाए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई डेटाबेस टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसको डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, लिब्रे ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस, माई एसक्यूएल, साइबेस, ओरेकल, ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके चलो, अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डेटाबेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ हम जिस डेटाबेस की बात कर रहे हैं, जिसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटाबेस को स्टोर करते हो, वो होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पे टेबल्स को क्या कहा जाता है? रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। टेबल्स को क्या कहा जाता है? रिलेशंस। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स, और रोज को टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स। क्लियर। अब आखिरकार इसके एडवांटेजेस क्या है? तो इतना पढ़ने के बाद आपको एडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, और इस टेबल में मैंने क्या कर दिया, इस टेबल में मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, और स्टूडेंट की क्लास लिख दी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ हम 1 बाय 1 स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं। 1, उसका नाम सपोज ABC है, क्लास सपोज 10th है। 2 लिख दिया, नाम लिख दिया हमने यहाँ पे सपोज XYZ, क्लास सपोज 8th है। तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हो, और ये टेबुलर फॉर्मेट में आप जो है वैल्यूज को मेंटेन कर सकते हो, है ना। क्यों? क्योंकि टेबुलर फॉर्मेट में बेसिकली डेटाबेस आपको कुछ डेटा स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। वो डेटा स्टैंडर्ड जिसके थ्रू आप टेबल में डेटा को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और इन सभी के लिए डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है एक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। नाम तो सुना होगा आप सभी ने, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक सेशन में आपके लिए लेकर आऊंगी जिसमें हम एसक्यूएल के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज क्या होती है? बेसिकली एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से ही आप टेबुलर डेटा को क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके, जो कि यूनिक है। नाउ डेटा अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे आपको 100% डेटा अवेलेबल होता है। ऐसा कोई रो कॉलम नहीं होता जहाँ पे आप डेटा को एंटर ना करो, मतलब ब्लैंक डेटा आप एंटर नहीं कर सकते हो। ये नल वैल्यूज, ब्लैंक मतलब नल, नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बकायदा प्राइमरी की, फॉरेन कीज, इन सारी कीज को, कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई करते हो। अब नाम आपने सुने होंगे, आपको लग रहा होगा क्या होते हैं, आगे समझेंगे, ओके। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, अब क्योंकि आपने यहाँ सीरियल नंबर वाला कॉलम बनाया हुआ है, तो सपोज ABC नाम से 2 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट डेटा तो नहीं होगा क्योंकि इनके सीरियल नंबर अलग अलग है, इनकी क्लास अलग अलग है। तो डुप्लीकेट्सी भी क्या होती है यहाँ पर? रिड्यूस होती है। मतलब रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता है डेटाबेस, ओके। ये भी इसका एक फायदा है। मिनिमाइज डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब यदि आप डेटा को किसी भी तरीके से मैनेज करोगे, देखो वहां तो फिर इनकंसिस्टेंसी होती है, आप इजीली सर्च नहीं कर पाते हो। लेकिन टेबल और डेटाबेसेस ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंट वे में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ बकायदा आपका जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि सेम टाइम पर यदि एक से ज्यादा यूजर्स काम कर रहे हैं एक डेटाबेस पे, तो वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली मोर देन 1 यूजर्स कैन शेयर द डेटाबेस, कैन शेयर द टेबल एंड परफॉर्म द ऑपरेशंस। नाउ इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, अगेन यहाँ पे बता रही हूँ, आप अपने डेटाबेस को पासवर्ड से लॉक भी कर सकते हो। कोई अनऑथराइज यूजर जिसको परमिशन नहीं है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। और लास्ट, यदि आपका डेटाबेस में से, टेबल में से डेटा कुछ मिस भी हो जाता है या लॉस्ट भी हो जाता है, तो डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको बैकअप और रिकवरी मैनेजमेंट के टूल्स भी प्रोवाइड
करते हैं। तो इस वजह से डीबीएमएस सबसे ज्यादा पॉपुलर टर्मिनोलॉजी मानी जाती है डेटा को मैनेज करने के लिए। ओके, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कंप्यूटर्स में एक्चुअली डेटाबेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है ना। यदि आप कोई छोटा सा भी बिजनेस खोलते हो ना, तो वहां भी आपको डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जितनी भी चीजें स्टोर करते हैं कहीं ना कहीं वो टेबुलर फॉर्मेट में ही होती है ना। रजिस्टर्स वगैरह जो आप देखते हो, जो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है, वो भी तो कहाँ स्टोर होता है। यदि आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो स्कूल में अटेंडेंस रिकॉर्ड होता है वो भी टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है, जहां डेटा को स्टोर किया जाता है। कोई बिजनेसमैन है, यदि वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट या अपनी बैलेंस शीट भी बनाता है, तो वो भी टेबुलर स्ट्रक्चर में ही होता है। ओके, तो डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, और इसके काफी सारे एडवांटेजेस है जो अभी हमने पढ़ लिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जिसके बारे में ना अधिकतर जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये कीज होती क्या है मैम, ये कौन सी कीज की बात की जा रही है इस डीबीएमएस में। तो अभी हमने देखा ना कि डेटाबेस में डेटा अवेलेबल हो जाता है, डेटा की रिडंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, इजी वे में आप डेटा को फैच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सपोज कि कोई टेबल है और इस टेबल में 1000 रिकॉर्ड्स है, तो अब आप इन 1000 रिकॉर्ड्स को किस तरीके से एक्सेस करवा सकते हो यूजर को, है ना, किस तरीके से आप इसमें रेस्ट्रिक्टेड वे में डेटा को एक्सेस कर सकते हो, वो बेसिकली कीज की मदद से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने एक जेंडर वाला कॉलम बनाया हुआ है। अब यहाँ जो भी नाम आप स्टूडेंट का लिखोगे, यहाँ बताती हूँ मैं, देखो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर का नंबर लिख रहे हैं, कस्टमर का नाम लिख रहे हैं, कस्टमर का जेंडर लिखेंगे मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आप एम लिखोगे मेल के लिए, एफ लिखोगे फीमेल के लिए। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर रहे हो, तो कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई जेंडर वाले कॉलम में या तो एम आएगा या तो एफ आएगा, इसके अलावा एक्स वाई जेड कुछ भी एंटर करोगे तो नहीं आना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर में 10 ही नंबर एंटर करना है, 10 से ज्यादा नंबर आप एंटर नहीं कर सकते हो। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है जो आपके डेटाबेस को पावरफुल बनाते हैं, जो आपके टेबल को अननेसेसरी डिटेल से बचाते हैं, तो होपफुली आपको कीज की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि कीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनल डेटाबेस, मतलब आरडीबीएमएस और डीबीएमएस मॉडल। इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग यूनिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। टेबल से यूनिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में बेसिकली कीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इट ऑल्सो एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स। यदि आप दो टेबल को क्या करना चाहते हो, दो टेबल को रिलेट करना चाहते हो, एसोसिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कीज ही होती है जो दो टेबल को एक्सेस करने में हेल्प करती हैं। अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ये कस्टमर टेबल बना दी और एक टेबल मैंने बना दी यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल। कौन सी टेबल बना दी, प्रोडक्ट टेबल। अब हम चाहते हैं कि कस्टमर और प्रोडक्ट टेबल दोनों आपस में रिलेटेड हो जाए, है ना, हम दोनों टेबल से मिलाकर डेटा एक्सेस कर सके। तो भाई उसके लिए आपको रिलेशनशिप तो एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी दोनों टेबल में, तो उसके लिए भी यहाँ पे कीज ही जिम्मेदार होती है। कीज की मदद से ही आप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवा सकते हो। सो दीज आर द लिंक। रिलेशनशिप क्या होती है, लिंक होती है, जिसकी मदद से आप दो टेबल को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो कितने टाइप की कीज होती हैं जरा ध्यान से समझ लो यहाँ। प्राइमरी की, कॉम्पोजिट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की और सुपर कीज, ऑल्टरनेट कीज, और भी बहुत सारी कीज होती है, यूनिक कीज। बट जो मेन इंपॉर्टेंट कीज होती है वो यही होती है। ठीक है, चलो वन बाय वन जरा इसको देख लें। अब एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है, यहाँ दो टेबल बनाई है मैंने, वन इज द एम्प्लॉय टेबल एंड अदर इज द सैलरी टेबल। ध्यान से समझना, है ना। तो एम्प्लॉय टेबल में बेसिकली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर, आपको 4-5 यहाँ कॉलम्स दिख रहे हैं, जिसमें 3 एम्प्लॉयज की डिटेल भी है। वहीं आप देखो एम्प्लॉय सैलरी टेबल में एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, मंथ, ईयर और अमाउंट, बेसिकली यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, और आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी भी दिख रही है। अब ये जो कीज वाला कॉलम है, ये देखो कीज क्या करती हैं, टेबल में यूनिक रिकॉर्ड्स को एंटर करने देती हैं, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा, यहाँ पे आप किसी कॉलम को बनाते हो प्राइमरी की। प्राइमरी की मतलब एक ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होगी, जिसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करना ही पड़ेगा, जिसकी मदद से टेबल के सारे वैल्यूज क्या होंगे, यूनिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एम्प्लॉय एंटर किया जैक, जॉन और स्मिथ। अब सपोज एक और जैक मुझे एंटर करना है, एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम जैक है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे भाई, 100 नंबर का जो एम्प्लॉय है वो जैक है, और 103 नंबर का जो एम्प्लॉय है वो भी जैक है। तो आप यहाँ दोनों जैक वाले एम्प्लॉय को क्या कर पा रहे हो, अलग अलग नंबर से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। अदरवाइज इनके एड्रेस से भी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज कि एक इंडिया में रहता है, एक न्यू दिल्ली में रहता है, तो यहाँ से भी इनको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। इनके लाइसेंस नंबर से भी इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे, इनके पासपोर्ट नंबर से भी इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो वो रिकॉर्ड, वो कॉलम जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड्स को क्या कर पाते
हो, जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हो, वो कॉलम कहलाता है प्राइमरी की। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, नाउ इतना तो अच्छे से समझ में आ गया कि एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पे बना दिया प्राइमरी की। ओके, अब देखते हैं कि कैंडिडेट कीज क्या होती है। तो प्राइमरी की तो आपको समझ में आ गया, जरा कैंडिडेट की समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट कहलाते हैं, है ना। सपोज यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है या फिर कोई इंजीनियरिंग के लिए नीट आईआईटी जेई के एग्जाम्स होते हैं, तो वहां जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं उन्हें हम कैंडिडेट्स कहते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ जितने भी कॉलम प्राइमरी की बनने के लिए वैलिड है, बेसिकली वो सारे कॉलम्स क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट की कहलाते हैं। तो इन सभी कॉलम्स में से ये आपको डिफाइन करना है कि आपको किसे प्राइमरी की बनाना है। हम चाहते हैं तो हम लाइसेंस नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, पासपोर्ट नंबर को भी बना सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये जितने भी कॉलम्स हैं जो कि टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कैपेबल है, उनमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाओगे, बाकी सारे जो हैं कैंडिडेट की कहलाते हैं, बाकी सारे कॉलम्स कैंडिडेट की कहलाते हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे यदि मैं कैंडिडेट की बात करूं तो देखो एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये तीन जो कॉलम है ये बेसिकली कैंडिडेट की हैं, इनमें से किसी को भी आप प्राइमरी की बना सकते हो। और एक और बात ध्यान रखना, इनकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। क्या होती है, इनकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है। तो प्राइमरी की को छोड़कर जो बचे हुए आपके जो कॉलम्स हैं जिनसे आप टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, वो कहलाता है यूनिक कीज, अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यूनिक कीज भी समझ में आ गया। तो मेन जो कहानी है वो किसकी है, प्राइमरी की है। और बचे हुए जो कॉलम प्राइमरी की बन सकते हैं वो सभी कैंडिडेट हो गए, अंडरस्टैंड। ऐसे ही होता है ना, कोई जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो बैंकिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यूपीएससी वगैरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें से कोई एक को, दो को ही सिलेक्ट किया जाता है, कोई एक ही बंदा आईएएस बनता है ना। तो वही चीज हुई कि यहाँ पे 4-5 कॉलम्स हैं जिनमें से 3 कॉलम्स आपके प्राइमरी की बनने के लिए रेडी है, लेकिन किसी एक को ही आप प्राइमरी की बनाओगे, बाकी सारे कैंडिडेट होंगे। और वो जो कॉलम्स हैं वो यूनिक की कहलाएंगे क्योंकि वो यूनिकली टेबल के वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कैपेबल है। क्लियर। अब प्राइमरी की, कैंडिडेट की और यूनिक की, इन सभी को टेबल के सुपर कीज भी कहा जाता है। क्लियर हो रहा है अच्छे से। तो मेन कहानी प्राइमरी की और कैंडिडेट की है, जिसे समझना आपको जरूरी है। लेकिन कभी आपसे कोई भूले भटके पूछ भी ले कि भाई सुपर की भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर की और यूनिक की किसे कहते हैं। अब ऑल्टरनेट, देखो आपको कहीं जाना है तो आपके पास में एक रास्ता है, अब आपको पता चला कि भाई वो एक रास्ता तो खराब है, तो आप क्या करोगे, आपके पास ऑल्टरनेट दूसरा ऑप्शन भी है, तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओगे। बिल्कुल वही, यहाँ पर यदि एक कॉलम को आपने प्राइमरी की बना दिया तो आपके पास में और भी ऑल्टरनेट्स हैं, और भी कैंडिडेट्स हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी की बना सकते हो, है ना। तो वही बात हो गई कि यहाँ पर यदि किसी एक बंदे को आईएएस या यूपीएससी एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट कर लिया और उसने सपोज कि उसका सिलेक्शन रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास और भी कैंडिडेट्स हैं, और भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगेन यहाँ लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर ऑल्टरनेट कीज भी कहलाएंगे। तो अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि किसी टेबल में एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो उनमें से एक प्राइमरी की होगा, बाकी सारे कैंडिडेट होंगे, और वही सारे यूनिक कीज भी बन सकते हैं, सुपर कीज भी बन सकते हैं, ऑल्टरनेट कीज भी बन सकते हैं। ठीक है। अब जो मेन कहानी आती है वो होती है कॉम्पोजिट की। तो कॉम्पोजिट मतलब एक साथ, एक से ज्यादा। तो यहां समझना कॉम्पोजिट की क्या है। कॉम्पोजिट की मतलब कि यहां पर आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को कलेक्टिवली जब किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो तो वो कॉम्पोजिट की कहलाता है। मतलब देखो यहाँ एम्प्लॉय आईडी रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो 100 और 100 रिपीट दिख रहा है, 101 रिपीट दिख रहा है, तो ये तो डुप्लीकेट हो रहे हैं रिकॉर्ड्स, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या प्राइमरी की का काम कर रहा है, नहीं। प्राइमरी की में जो वैल्यूज होती हैं, प्राइमरी की वाला जो कॉलम होता है वो यूनिक वैल्यूज को लेता है, हमेशा रिपीट नहीं करता है, बट यहाँ तो रिपीट हो रही है। अब दूसरा देखो सैलरी मंथ ईयर, तो यहाँ देखो ये मंथ भी रिपीट हो रहा है, जनवरी जनवरी, फेब्रवरी फेब्रवरी, और यहाँ देखो अमाउंट भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा कि सैलरी टेबल में तो कोई प्राइमरी की बन ही नहीं सकता है मैम, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आप दो ऐसे कॉलम्स को लोगे जिनको मिलाकर आप क्या कर सकते हो, जिनको मिलाकर आप टेबल में यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और सैलरी मंथ ऑफ ईयर को कंपोजिट की बना दिया, ये इसको आप कंपोजिट प्राइमरी की भी कह सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे यदि मैंने ये फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो 100 नंबर का एम्प्लॉय जिसकी सैलरी जनवरी 2015 में आती है, तो उसका अमाउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इन दोनों बेसिकली कॉलम की वैल्यूज से। ओके, आई बात समझ में। अब यदि मुझे फाइंड आउट करना है कि 100 नंबर के एम्प्लॉय की फरवरी मंथ की सैलरी कितनी है, तो दोनों कॉलम से आप उसकी फरवरी मंथ की सैलरी निकाल पा रहे हो। सो ये जो दोनों कॉलम है ये क्या बन गए, कॉम्पोजिट की बन गए। तो जब दोनों कॉलम मिलकर टेबल के रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, यूनिकली फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वो कॉम्पोजिट की होते हैं, अदरवाइज एक कॉलम ही सफिशिएंट होता है। अब इन दोनों टेबल को आप रिलेट कैसे करोगे,
हमने अभी यहाँ पर देखा कि आप दो टेबल को क्या कर सकते हो, लिंक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको दो टेबल को लिंक करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, जो किसी एक टेबल का कॉलम होता है और वो प्राइमरी की होता है, तो वही सेम कॉलम यदि आप किसी दूसरी टेबल में यूज कर रहे हो तो वो दूसरी टेबल का फॉरेन की बन जाता है। तो आप एक सेम कॉलम से दो टेबल को रिलेट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो और दोनों टेबल से फिर डेटा को फैच भी कर सकते हो। ओके तो ध्यान रखना कि किसी एक टेबल का एक कॉलम यदि प्राइमरी की होता है तो वो दूसरी टेबल में यदि उसको यूज कर रहे हो तो वो उस दूसरी टेबल के लिए वो कॉलम फॉरेन की बन जाता है, जिससे आप इन दोनों टेबल को रिलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। अब यहां जो आप चेंजेस करोगे वो यहां भी रिफ्लेक्ट करेगा। प्राइमरी की में डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता है, लेकिन फॉरेन की में आप डुप्लीकेशन कर सकते हो। मतलब प्राइमरी की में आप कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर नहीं कर सकते हो, लेकिन फॉरेन की इसको अलाउ करता है, ठीक है। और दोनों रिकॉर्ड क्या होने चाहिए, दोनों टेबल में मैच भी करने चाहिए। तो ये होता है रिलेशन, और ये रिलेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू। तो प्राइमरी की और फॉरेन की क्या हो गई, फॉरेन की मदद से हम दो टेबल को रिलेट कर सकते हैं विद द सेम कॉलम। वन कॉलम विल बी द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल एंड सेम कॉलम ऑफ अनदर टेबल विल बी द फॉरेन की। ओके चलिए, तो इतना अच्छे से समझ में आया। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्राइमरी की is set of one or more fields that uniquely identifies each record in a table. It does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. A value in the primary key field is different for every tuple and thus help in uniquely identify the records. तो होपफुली आपको प्राइमरी की के पॉइंट समझ में आ चुके हैं कि ये बेसिकली रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इट डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू। एक टेबल में एक ही कॉलम को आप प्राइमरी की बना सकते हो, ठीक है। नाउ कम ऑन द कैंडिडेट की। यदि कैंडिडेट की बात करें तो कैंडिडेट की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। एक और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को आप कैंडिडेट की बना सकते हो, जो कि सब मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डेटा को, ठीक है। मल्टीपल कैंडिडेट कीज में एग्जिस्ट विद इन each table and each candidate key must ensure uniqueness. ओके तो ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही है कि एक टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज होती हैं और उनमें हम एक ही प्राइमरी की बनाते हैं, एक ही कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट कीज हैं वो सारी ऑल्टरनेट कीज भी कहलाती हैं, यूनिक कीज भी कहलाती हैं, और प्राइमरी की और कैंडिडेट की मिलकर सुपर की कहलाती हैं। ओके चलिए, फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की बेसिकली दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप के लिए यूज की जाती है। तो फॉरेन की इज अ फील्ड सेट ऑफ फील्ड्स दैट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश a relation between the two tables. It consists to one or more fields whose values matches with primary key in another table. तो दो अलग अलग टेबल्स की वैल्यूज को यदि आपको मैच करवाना है तो उसके लिए हम फॉरेन की का यूज करते हैं। Okay, a foreign key in one table is used to point at a primary key in another table. It acts as a cross reference between the tables. Okay, तो किसी एक टेबल का कॉलम जो कि प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में यदि आप यूज कर लेते हो तो उस टेबल का वो कॉलम फॉरेन की कहलाता है। ओके नाउ लास्ट इज कॉम्पोजिट प्राइमरी की। यदि कॉम्पोजिट प्राइमरी की बात करूं तो यहाँ पर दो कॉलम्स को आप यूज करते हो। किसको, टू कॉलम्स को। टू कॉलम्स बेसिकली मिलकर टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, तो वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाते हैं। तो कंपोजिट की और कंपोजिट प्राइमरी की रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम्स और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सो इट मे बी कैंडिडेट की और प्राइमरी की। अब वो कॉलम्स कैंडिडेट कीज भी हो सकते हैं या प्राइमरी कीज भी हो सकते हैं। ओके तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है कि कीज वाला कॉन्सेप्ट होता क्या है, कितने टाइप की कीज होती है। तो होपफुली आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया है, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीज को कवर किया है। मतलब बात करें एक स्क्रैच लेवल से हमने डेटाबेस को समझना स्टार्ट किया है। आगे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। एक ऐसा सेशन मैं आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिसमें आप पूरी तरीके से अच्छे से समझ जाओगे कि डीबीएमएस में किस तरीके से जो है एसक्यूएल लैंग्वेज पे काम किया जाता है। क्योंकि बहुत से क्वेरीज मेरे पास आ रही है कि मैम आप एसक्यूएल लैंग्वेज पे जरूर सेशन लेकर आओ, एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में जरूर बताओ। सो डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं एसक्यूएल लैंग्वेज को पे भी एक सेशन आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।